सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत की सेना के वाहन पर आतंकी हमले की जो अत्यंत दुखदाई खबर आई है, इस दुखदाई खबर से अभी जब जो सारी डिटेल्स जैसे सामने आई हैं कि हमारे 5 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, 5 और को गंभीर चोटें आई हैं। सबसे पहले मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देने पर हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी शहीद परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हुए ये कहना चाहते हैं कि न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रत्येक भारतवासी शहीद परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में। हमारी सेना पर ये कायरतापूर्ण हमला अत्यंत निंदनीय है और चिंता की बात यह है कि 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला ये हुआ है। आपने देखा किस रूप से कठुआ के अंदर ये जो हमला हुआ है, बिल्कुल इसी रूप से आपको याद होगा दिसंबर 2023 में राजौरी में भी हमारे 4 शहीद हुए थे, वहाँ भी ऐसा हमला हुआ था। आपको याद होगा कुलगाम में 1-2 दिन पहले एनकाउंटर भी हुआ, जहाँ 6 आतंकियों के साथ साथ 2 हमारे शहीद भी हुए। और आपको याद होगा 26 जून को भी इसी तरीके से डोडा के अंदर एनकाउंटर की एक घटना सामने आई। और 9 जून को जब प्रधानमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन भी आपको याद होगा कि एक हमारी वैष्णो देवी जाते हुए एक बस के ऊपर एक इसी प्रकार से दुस्साहसपूर्ण हमला किया गया। तो ये लगातार हो रहे हमलों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गंभीर चिंता व्यक्त करती है। हम गंभीर चिंता भी व्यक्त करते हैं और हम चिंता के साथ साथ हमारा ये मानना है कि जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए उस गंभीरता सरकार नहीं ले रही। तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं इसको सरकार पूर्णतः गंभीरता से ले और सभी देशवासी और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हम भी हर तरीके से सरकार जो कदम उठाएगी देश की सुरक्षा के मद्देनज़र उस हर कदम का सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं। सभी देशवासियों की एक भावना है कि ये जो आतंकी जो हैं इनको उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया जाए और हम अपनी ओर से पूरा सहयोग भी देने को तत्पर हैं। और कुछ मगर सुझाव और कुछ सवाल एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सरकार के संज्ञान में सरकार के समक्ष हम रखने चाहते हैं। हमारा ये मानना है, जैसे कि राहुल जी ने जो कहा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, ना खोखले भाषणों का, ना खोखले भाषणों से और ना झूठे वादों से।
आज उनका ये वक्तव्य आया है अनकोट। तो जो राहुल जी ने जो कहा, ये हमारा जो स्टैंड है वो आपको इससे इस बात से समझ में आता है। एक इस संदर्भ में एक दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके माध्यम से हम देश के और सरकार के सामने रखना चाहते हैं अत्यंत चिंता के साथ। एक बड़ा चिंता का विषय, डिस्टर्बिंग ट्रेंड एक सामने आया कि जो जम्मू क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र में खास तौर पे जो पीर पांजाल के दक्षिण में जो सारे राजौरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, ये जो सारा जो क्षेत्र है, पहली बार ऐसा दिखाई देता है कि आतंकवादियों ने इस क्षेत्र को अपनी एक्टिविटी का केंद्र बनाया है। लगातार इस क्षेत्र में ये जो सारे घटनाक्रम हो रही है, जो सारे ये इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, लगातार इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। और डेटा ये इंडिकेट करता है, जैसे कि आज तक की खबर आई है, कि जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 के बाद आतंकवादी घटनाओं में नागरिकों और शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या लगभग दुगनी हुई है। यानी जनवरी 1, 2023 और जून 2024 में जहां एक और 42 सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हुई थी, इससे पिछले पीरियड में 24 हुई थी। तो जम्मू क्षेत्र में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ हैं उसका जो केंद्र है वो अब कश्मीर वैली से जम्मू में शिफ्ट हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न अबाउट दिस डिस्टर्बिंग ट्रेंड दैट जम्मू इज इमर्जिंग एज द न्यू सेंटर फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर। और इतना ही नहीं, ओवरऑल भी अगर हम देखें तो साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के अनुसार जो आंकड़े, वहाँ से जो आंकड़े आपको पता चल सकते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर हुई है, उसके अनुसार दक्षिण एशियाई आतंकवाद पोर्टल के अनुसार जो कुल हताहत हैं उनके प्रतिशत में मारे गए नागरिक और सुरक्षाकर्मी अब उसी स्तर पे पहुंचे हैं जो 20 साल पहले NDA 1 के समय 2004 में, जबकि यूपीए के वर्षों में और उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफ़ी कमी आई थी। ये रेशो बेसिकली जो मैं रेशो कह रहा हूँ वो सिविलियन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस अकाउंटेड फॉर 48% ऑफ कैजुअलिटीज इन टेररिस्ट अटैक्स, रेस्ट बीइंग टेररिस्ट। उसकी जो रेशो है उसमें कितने हमारे शहीद हुए, कितने सिविलियन कैजुअलिटी होती है, दिस इज हाईएस्ट एवर, इवन हायर देन 46% इन 2004। तो ओवरऑल ये तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा चिंताजनक ये आंकड़ा सामने आया है। और हम देखें बहुत से जो विशेषज्ञ हैं और बहुत से जो आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनके अगर हम एनालिसिस उनके सुने तो ये सभी का एकमत होकर एक बात आ रही है कि इसका एक मेन जो मुख्य इसका कारण है वो ट्रूप डिप्लॉयमेंट, जो हमारी ट्रूप डेंसिटी है वो इस तरफ तो उसमें कमी आई है। ट्रूप डिप्लॉयमेंट लद्दाख की तरफ, क्योंकि चीन की गतिविधि के मद्देनजर रखते हुए तो ट्रूप डिप्लॉयमेंट लद्दाख की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा बहुत सा, एक लेफ्टिनेंट जनरल BS जामवाल हैं और बहुत से जो सेना की जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस बारे में अपनी अपनी बात रखी है और यहाँ तक भी कहा है कि सरकार को पहले से ही सचेत रहना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हमारा मानना है कि जो सरकार है वो अपने इस मामले में अपने नैरेटिव को लेकर
ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अपने नैरेटिव को देश के समक्ष रखने में ज़्यादा उनका ध्यान है, और धरातल पे क्या परिस्थिति बन रही है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर सरकार उतनी गंभीर नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपको याद होगा, इसे कई पहलू हैं। आपको ये भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी कभी कोई बड़ी ऐसी स्कीम लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से उसको जोड़ के कहते हैं कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी की जब योजना लेके आए तब भी ये कहा कि आतंकवाद का सफाया हो जाएगा काले धन के साथ। जब विशेष दर्जे का राज्य का अधिनियम हटाने का कार्य हुआ और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाइफर्केशन करने की बात आई, तब भी कहा कहीं आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। लेकिन धरातल पे जो स्थिति आज उभर के दोबारा से आ रही है, और सबसे पहले ही जम्मू क्षेत्र में तो पहली बार ऐसा ही परिस्थिति बनी जब टेररिज्म की समस्या से वैली में तो कई तरह के गंभीर फेज भी हमने देखे, लेकिन जम्मू में शांति रही। तो ये जम्मू की तरफ ध्यान जो केंद्रित हुआ है, ये पहली मर्तबा आया है। सरकार इसका संज्ञान ले और देश के समक्ष अपनी जो है देश को भी विश्वास में ले कि इस पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेश नीति पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आपने देखा होगा कि मालदीव्स और नेपाल जैसे छोटे छोटे मुल्क भी आज भारतवर्ष को आंख दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो बेरोजगारी, आर्थिक दिवालियापन और गरीबी के दलदल में फंसा हुआ ऐसा मुल्क है जो फेल स्टेट के नज़दीक पहुँच चुका है, उसमें भी इतना दुस्साहस आ रहा है कि वो आज दोबारा से इस प्रकार की लगातार, सबको पता है कि शय कहाँ से मिल रही है, तो पाकिस्तान के को भी जवाब देने का समय ये उपयुक्त है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार कठोर कदम उठाए। जिन विषयों पे हमने ध्यान आकर्षित किया है उन विषयों पे सरकार उनको गंभीरता से ले। हम पूर्णतः हर रूप से देश की सुरक्षा के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सदा तत्पर हैं। दिस इज दी। देखिए, पाकिस्तान लगातार खुद की विफल होते हुई परिस्थितियों से ध्यान अपने मुल्क के जनता का भटकाने के लिए इस प्रकार के दुस्साहस लगातार कर रहा है, जो दिख रहा है। तो जो उपयुक्त कदम हो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, वो उपयुक्त कदम सरकार उठाए। हम इतना ही कहना चाहते हैं। ये गंभीर प्रश्न है, इस पे जो उपयुक्त कदम हो सरकार को जो लगे हमारी देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये गंभीर प्रश्न है कि लगातार इस तरह की घटनाओं, टेररिस्ट के अटैक्स में इतनी जम्मू क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो और सरकार की तरफ से अभी कोई गंभीर इस पर वक्तव्य ना आया हो। माननीय प्रधानमंत्री जी या सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री की तरफ से कोई गंभीर वक्तव्य इस पर नहीं आया अभी तक। ये जम्मू क्षेत्र के अंदर जो ये इस तरह के आतंकी घटनाएं हुई हैं, तो वक्तव्य भी आना चाहिए। हम वक्तव्य की भी मांग करते हैं। दीपेन जी एक सवाल इधर से। अगर कोई एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? देखिए, पहले क्या परिस्थिति है, क्या कारण है, मैंने आपको कारण बताया क्या कारण है। एक कारण तो जो सेना के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि फोर्स डिप्लॉयमेंट
का एक कारण है सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही, एक और कारण है। तो क्या कारण है? सरकार जो हमने अपनी बात रखी है, सरकार इसको गंभीरता से ले और किसी भी बात पे सरकार देश को और विपक्ष को विश्वास में ले कि क्या कारण है कि ये ऐसी स्थिति जो जम्मू में बनती जा रही है आज। और जैसे मैंने कहा कि एक जो चीज़ चौंकाने वाली है वो ये है कि जितनी सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जो शहादत है, टोटल कैजुअलिटीज़ की तुलना में वो वन ऑफ द हाईएस्ट एवर है। तो ये एक गंभीर प्रश्न है। तो इस प्रश्न पे हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बाकी इस पे सारी परिस्थितियों को सरकार अच्छे से समझती है और सरकार समझे, और सारा देश सरकार के साथ है, हम भी सरकार के साथ हैं, सबको विश्वास में ले सरकार। दीपेन जी, एक सवाल इधर से है। दीपेन जी, एक तरफ सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आप लगातार आपने कहा पिछले एक महीने में वैली छोड़ के और जम्मू रीजन में पुंछ, कठुआ, राजौरी, इन इलाकों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी क्या यह मानती है कि जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि चुनाव हो सकता है? पहला। दूसरा, डिप्लॉयमेंट की बात आपने की है, क्या आप ये मानते हैं कि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकल फेल्यूर है कि लद्दाख के रीजन में जम्मू के रीजन से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है? क्या कोई क्रंच है जो सोल्जर्स का है, क्रंच है? क्योंकि दूसरी तरफ 60 से 70 हज़ार आर्मी के जवान रिटायर हो रहे हैं हर साल, और अग्निवीर जैसा स्कीम है। आज जो शहीद अंशुमन है उनकी माँ ने भी कहा है कि इस स्कीम को बंद करना चाहिए। तो ये दोनों सवालों का जवाब। देखिए, पहली जहाँ तक डिप्लॉयमेंट है और बाकी जो प्रश्न है, ये गंभीर प्रश्न है, और अग्निवीर का भी प्रश्न वो एक गंभीर प्रश्न है। इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा को, मैं उस दृष्टि से ये प्रश्न सरकार इन बातों पर जो है, मैं समझता हूँ कि जो सही एट द राइट क्वार्टर्स, आई एम श्योर कि द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट इट। आपका पहला प्रश्न क्या था? देखिए, हाँ, दूसरा मैं ये मानता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बात दिखा दी कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, देश की भावना जुड़े हुए हैं, और 58% मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ। तो एक मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये एक बात रखी है, और कांग्रेस पार्टी का शुरू से इस पे स्टैंड रहा है कि सरकार को वहाँ पे चुनाव कराकर चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को देनी चाहिए। क्या आने वाले दीपेंद्र जी, क्या आने वाले पार्लियामेंट सेशन में भी कांग्रेस ये मुद्दा उठाएगी और प्राइम मिनिस्टर से इस पे स्टेटमेंट की डिमांड करेगी? आई थिंक suo moto the government should give a statement on this, I think in the national interest. दीपेंद्र जी, हरियाणा से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है बीजेपी ने, मोहनलाल बडोली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को प्रदेश की चुनौती के तौर पर कैसे देखते हैं चुनाव से पूर्व? हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, भाजपा किसी को कुछ अपना पदाधिकारी बना सकती है, मगर हरियाणा के लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और प्रचंड बहुमत से बनाएंगे। हरियाणा के लोगों ने ये मन बना लिया है। दीपेन जी, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अगर आपको सरकार को प्रस्ताव देना हो तो आप इन तमाम परिस्थितियों पे अपना क्या प्रस्ताव रखें, क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, अभी हमने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है और कहा है कि जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, हमें लगता है कि उस गंभीरता से नहीं ले रही सरकार। बड़े भाषण, बड़े वायदे और चेस्ट थम्पिंग जिसको कहते हैं, उसकी ओर उस तरह की कार्यशैली सरकार की दिखाई दे रही है, और धरातल की परिस्थिति कुछ और दिखाई दे रही है। और इसीलिए हमने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, और हमने कहा है कि हमें जो सवाल पब्लिक डोमेन में रक्षा विशेषज्ञ जो सवाल बता रहे हैं, वो सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सरकार के समक्ष रख रही है, और जिस क्षेत्र के अंदर परिस्थितियां बिगड़ रही हैं उस क्षेत्र की तरफ सरकार का विशेष रूप से आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से
ध्यान हम आकर्षित कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य अगर आप देखें तो कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस इज एक्सप्रेसिंग डीप कंसर्न अबाउट डिटोरिंग सिचुएशन इन जम्मू रीजन। आज का अगर हम सार देखें तो एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह हम एक एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना कंसर्न। उसके बाद सरकार किस रूप से इसको लेती है, सरकार विपक्ष को मैं समझता हूं कि विश्वास में ले, किस रूप से हमारी जो सरकार भूमिका चाहेगी हम उस भूमिका को सकारात्मक रूप से सरकार का सहयोग करते हुए उस भूमिका में हम अब जिम्मेदार विपक्ष की अपनी भूमिका निभाएंगे। सर मेरा एक देश हित सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मामले में हम किसी भी राजनीति से ऊपर उठ के इस मामले को देखते हैं। हर राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठा हुआ ये मामला है और इस मामले में कोई सुझाव सरकार को देना होगा, हम सरकार को देंगे, मगर हम ध्यान सरकार का जरूर आकर्षित करना चाहते हैं। सर अगर पिछले आतंकी हमलों की बात करें तो इससे पहले हमने देखा है लगातार कश्मीर में इस तरह के वाक़े हुआ करते थे, इस तरह के आतंकी हमले जो है कश्मीर में हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ हमलों की बात करें तो जम्मू में लगातार जो है ये हमले हो रहे हैं। क्या बड़ा कारण मानते हैं कि कश्मीर में आप सब कुछ शांति है लेकिन जम्मू में जो परिस्थितियाँ हैं वो बिगड़ी हुई हैं? क्या बड़ा कारण है आपके मुताबिक? देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं किसी जो सरकार की रणनीतिक विफलता सबसे बड़ा कारण है कि जो क्षेत्र हमेशा जिस क्षेत्र में शांति रही, आज वो क्षेत्र आतंकवादी हमलों की चपेट में आ गया है, तो जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। सरकार की विफलता है। मॉस्को में है प्रधानमंत्री, इसी मुद्दे पे है। हाँ, एक ये हरियाणा वाली खबर कंफर्म है क्या ये? वैसे हाँ रिलीज आ गई है। अच्छा, मैं क्योंकि वो प्रदीप पूछ रहे थे ना तो मुझे लगा कि प्रदीप का ऐसा ही कई बार। देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री मॉस्को में है और वहाँ वो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में देश में जो काम हुआ है वही काम हुआ है, सबसे ज्यादा विकास इस 10 सालों में हुआ है और जो भी देश में आते हैं वो कहते हैं कि अब विकास की ओर देश बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? में ये सवाल बच्चों का हॉस्पिटल जो है यूक्रेन में, जो बच्चों का हॉस्पिटल अटैक हुआ है, क्या प्राइम मिनिस्टर इसको हाईलाइट करेंगे? और जो बायलैटरल टॉक्स हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को हाईलाइट किया है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं आज का हमारा विषय नहीं है। वहाँ जब जा रहे हैं रशिया में, मॉस्को में, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैंने जो आज के विषय के बारे में संदर्भ में कहा कि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से या भारत सरकार से इतनी बड़ी आतंकी घटना जो घटी उसके बारे में कोई वक्तव्य नहीं आया है, ये अस्वीकार्य है। वो इस बारे में देशवासियों के सामने कोई वक्तव्य रखें। दीपेंद्र सर, एक क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है क्योंकि कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठाती आई है। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने एनएसएसओ का डेटा शेयर किया है, लेकिन उसी के साथ में आरबीआई का भी डेटा आया है और ये क्लेम किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 4.2 करोड़ जॉब्स जो है वो एड ऑन हुई है 6% ग्रोथ के साथ में। आप लोग लगातार ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ आरबीआई का डेटा कुछ और फिगर्स दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं जो आप डेटा को कोट कर रहे हैं आरबीआई का, मैं देख के ही उसका बता सकता हूं, लेकिन ये भारत सरकार के ही आंकड़े हैं। जैसे आपने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ का डेटा कोट करते हुए बताया कि 45 साल से में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का रिकॉर्ड भी इसी सरकार में बना 2 साल पहले। और मैं समझता हूँ रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकॉनमी में अलग अलग प्रदेशों में आप देख सकते हो। भारत सरकार ने जो संसद में मेरे प्रश्न का ही जवाब दिया उसके अनुसार भारत में पिछले कई दशकों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और भारत में हरियाणा जैसे प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जो भारत सरकार ने जवाब दिया उसमें दर्शाया कि हरियाणा में 2014 के मुकाबले में 3.5 गुना ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में इस वर्ष है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत सरकार के आंकड़े हैं, तो वो जो आप आंकड़ा बता रहे हैं वो उसका क्या संदर्भ है और कितना क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स कई बार आंकड़ों की जादूगरी होती है, तो देखना पड़ेगा क्या कह रहे हैं।